Hello. So we are going to start our lab session. In today's lab session, we will discuss something about big data, Hadoop, and MapReduce. We will get the introduction of MapReduce, some keynotes about Hadoop, and we will discuss about your practical work and assignment. Okay. So first of all, let's start our lab session, that is a big data analytics. Okay, B6 batch. अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस देखा है तो सिलेबस में आप सबने देखा होगा प्रैक्टिकल लिस्ट दिया है, 7 प्रैक्टिकल डिफाइन किए हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं। आप सब लोगों को जो पहला प्रैक्टिकल है वो ग्रुप में करना है। आप मैक्सिमम 3 स्टूडेंट एक ग्रुप बना सकते हैं और फर्स्ट प्रैक्टिकल आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बन सकता है। अगर आप इंडिविजुअल भी वो प्रैक्टिकल करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप ग्रुप बनाना चाहे तो 3 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना सकते हैं, बट ओनली फॉर फ्रॉम B6 बैच। ओके, किसी और बैच के स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है ग्रुप में, ठीक है। And this group is only for first practical. Okay, I will give you the guidance how you have to perform the first practical for this subject. Okay, so let's start and let's talk about some basic fundamentals of big data analytics. That is, अगर लेक्चर अटेंड किया होगा आपने तो बिग डेटा एनालिटिक्स का बेसिक फंडामेंटल आप सब लोगों को पता ही होगा। बिग डेटा ये जो टर्म है, ये टर्म रिप्रेजेंट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट मीन्स व्हाट के टेक्निकली अगर आप देखने जाए तो यूजिंग इंटरनेट कई सारी मोबाइल एप्लीकेशंस है, कई सारे मोबाइल प्लेटफॉर्म है, कई सारी वेबसाइट्स है। तो उन सब में जो भी डेटा रिप्रेजेंट होता है, मतलब जो भी डेटा प्रोड्यूस होता है एवरी मिनट, एवरी सेकंड, एवरी आवर, एवरी डे, वो डेटा इतना ज्यादा है कि उस डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमें एडवांस लेवल के टूल्स और एडवांस लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसे हमें यूज करना पड़ता है, ठीक है। जस्ट लाइक डेटा स्टोर करने के लिए हम जो डेटाबेस है, जस्ट लाइक RDBMS है, SQL है, तो ये सब डेटाबेसेस क्या है, एक प्रॉपर फॉर्मेट डेटा को स्टोर करने के लिए। बट जो बिग डेटा की हम बात कर रहे हैं, उस डेटा में जो भी डे टू डे कई सारे प्लेटफॉर्म, कई सारे वेबसाइट में जो भी डेटा प्रोड्यूस होता है वो सब डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी स्ट्रक्चर में डेटा रिप्रेजेंट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है और सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है। तो ऐसे एडवांस टूल्स या एडवांस सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होगी जो इन सभी टाइप्स के डेटा को एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपके सिलेबस में अगर आपने देखा होगा तो सेकंड यूनिट में ही आपको दिया गया है हडूप, ठीक है। तो उस हडूप में जो आर्किटेक्चर दिया है उस आर्किटेक्चर को हम अभी डिफाइन नहीं करेंगे या डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ थियरी, बट वी आर फोकसिंग ऑन मैप रिड्यूस, दैट इज अ पार्ट ऑफ हडूप। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो हडूप और मैप रिड्यूस के बारे में हमें जो डिस्कशन करना है आज के लाइव सेशन में, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। So, if you don't know about Hadoop, this slide represents some basic fundamentals of Hadoop. The first line says that Hadoop is an open source software framework for storing data and running applications on clusters of commodity hardware.
Now clusters, that means what? We are not talking about 20 or 50 nodes, or we are not talking about 50 or 100 computers on the network. We are talking about thousands and number of thousands PCs connected on the network, and that are they are producing so much huge amount of data, and we have to manage that data. ठीक है, तो हडूप आर्किटेक्चर है वो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए डिफाइन किया गया। ठीक है, सेकेंड लाइन देखिए, इट प्रोवाइड्स मैसिव स्टोरेज फॉर एनी काइंड ऑफ डेटा। एनी काइंड ऑफ डेटा, जो मैंने पहले ही आपको बताया, डेटा हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी फॉर्मेट में डेटा जनरेट हो सकता है, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हो सकता है। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ डेटा and processing power and the ability to handle virtually limitless concurrent task or jobs। मतलब कोई भी किसी भी टाइप के डेटा के ऊपर, मतलब प्रोसेस करने के लिए कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क हो तो उसे भी इजीली डिफाइन कर सकते, इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, as the World Wide Web grew in the late 1900 and early 2000, search engines and indexes were created to help locate relevant information, the text based content। हाँ, अगर फर्स्ट लेक्चर आपने अटेंड किया होगा तो ये सब बातें मैंने डिस्कस की थी। ये सब जो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 10 से 15 साल पहले की अगर आप बात करें, जब मोबाइल फोन्स नए नए आए थे, तब भी स्मार्टफोन या ऐसा सब कुछ नहीं था, तो मोस्टली जो डेटा जनरेट होता था वो डेटा जनरेट होता था टेक्स्ट बेस्ड से। टेक्स्ट बेसिस के ऊपर जो भी डेटा था वो सबसे ज्यादा था। 10 से 15 साल पहले जब इंटरनेट, आई थिंक 1900 और 2000 के बीच में जब इंटरनेट रैपिडली यूज होना स्टार्ट हुआ, तब भी शुरुआत, जो भी इंटरनेट की शुरुआत थी तो उसमें भी सबसे ज्यादा टेक्स्ट बेस्ड डेटा था, वो सबसे ज्यादा था। उसके बाद वीडियो फॉर्मेट, इमेज फॉर्मेट, मतलब इमेजेस भी कितनी सारी फॉर्मेट में आती है, वीडियो भी कई सारे फॉर्मेट में आते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जनरेट होने लगा। मतलब ओनली टेक्स्ट बेस्ड डेटा की अगर हम बात करते हैं तो वो नहीं है। आज के दिन अगर आप बात करेंगे तो इंटरनेट पे जो भी डेटा जनरेट होता है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। तो इन सारे डेटा को मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए जो एडवांस टूल हमें चाहिए, दैट इज हडूप। ओके, ये सब इंट्रोडक्शन है। हाँ, एक लास्ट लाइन जो मैंने लिखी है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, वेब क्रॉलर्स वर क्रिएटेड। वेब क्रॉलर्स क्या है? मतलब जो बोलते हैं ना कि वेब, अगर कोई सर्च इंजन में आप कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस आप फाइंड करने के लिए टाइप करते हैं, तो वो वर्ड के रिलेटेड जितने भी कंटेंट हमें फाइंड करके, मतलब सर्वर में जो भी कंटेंट स्टोर होगा, उस सारे कंटेंट, उस सारे डेटा में से हमें जो चाहिए वो किस तरह वर्क करेगा, ये सब काम कौन करते हैं? वेब क्रॉलर्स करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आपको डीप में पता लगाना है कि वेब क्रॉलर्स बेसिकली है क्या, तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करिए, वो आपको पता चल जाएगा वेब क्रॉलर्स क्या है। ठीक है, ये जो अर्ली टाइम, जो स्टार्टिंग जब इंटरनेट का यूज होना स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वाइड वेब का, तो उस वक्त जैसे जैसे इंटरनेट का यूज बढ़ता गया, उसके हिसाब से सर्च इंजन में वेब क्रॉलर्स क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट खड़ी हो गई थी। ठीक है, इसीलिए वेब क्रॉलर्स है वो डिफाइन किए गए थे, बनाए गए थे। ठीक है, now this is important, this is the path line how Hadoop came, why Hadoop is implemented, so this is the path। शुरुआत जो यहाँ पे दी गई है वो 2002 से दी गई। हडूप जिस डेवलपर ने जो डेवलप किया है उनका नाम है डव कटिंग, और उनके साथ एक थे माइक कैफरेला। ये दोनों अपाचे नट प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे थे इन 2002। ठीक है, 2003 में उस वक्त गूगल ने अपना एक पेपर रिलीज किया था, जीएफएस। जीएफएस दैट मीन्स गूगल फाइल सिस्टम।
टू डिस्क्राइब हाउ टू स्टोर लार्ज डेटा सेट। देखिए ये 2003 की बात है। 2003 में गूगल ने पेपर रिलीज किया था अबाउट हाउ टू स्टोर लार्ज डेटा सेट। दैट मीन्स 2000 के बाद जो डेटा जनरेट हो रहा था इंटरनेट में, जो भी डेटा जनरेट हो रहा था उसकी मतलब जो डेटा जनरेशन की प्रोसेस है वो इतनी रैपिडली थी कि डेटा जो पिछले 10 साल में प्रोड्यूस होता था वो 5 साल में अब प्रोड्यूस होने लगा। मतलब जो 5 साल में प्रोड्यूस होता था वो 2 साल में प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो डेटा प्रोड्यूस की स्पीड बहुत ज्यादा थी। ठीक है, तो जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया उस डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए इन सब लोगों ने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था। हम बात कर रहे हैं 2002-2003 की। ठीक है, तो 2003 में गूगल ने एक पेपर रिलीज किया गया, उसमें उन्होंने अपनी फाइल सिस्टम कैसे वर्क करती है उसका डेफिनेशन उसमें दिया गया था। उसको उन्होंने नाम दिया था GFS, दैट इज गूगल फाइल सिस्टम। और उन्होंने उस पेपर में डिफाइन किया था कि भाई गूगल फाइल सिस्टम जैसे जैसे डेटा बढ़ता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ह्यूज डेटा की हम जो बात कर रहे हैं, तो उस डेटा के साथ कैसे डील करता है वो सब उन्होंने उस पेपर में डिस्क्राइब किया था। 2004, आफ्टर अ ईयर, गूगल रिलीजेज अनदर पेपर ऑन मैप रिड्यूस। देखिए यहाँ पे मैप रिड्यूस का इंट्रोडक्शन आ गया है। मैप रिड्यूस टेक्निक विच डिस्क्राइब प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट। मैप रिड्यूस यहाँ पे वर्ड आया है, आगे भी हम मैप रिड्यूस देखेंगे क्या है। मैप रिड्यूस का एक सिंपल टास्क है, जो लार्ज डेटा सेट है उसे वो स्मॉल अमाउंट और स्मॉल पीसीस में डिवाइड करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और उसे कंबाइन करके एक पूरा आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है, तो आफ्टर 2003, आफ्टर 1 ईयर इन 2004, गूगल ने मैप रिड्यूस के ऊपर भी एक एक पेपर जनरेट किया, पेपर पब्लिश किया। उसमें उन्होंने मैप रिड्यूस टेक्निक डिफाइन की थी, जो लार्ज डेटा सेट के साथ कैसे प्रोसेसिंग करती है वो उन्होंने स्पेसिफिकली उसमें डिफाइन किया गया था। देन आफ्टर 1 ईयर इन 2005, डफ कटिंग, जो पहले 2002 में हमने लिखा था, तो डफ कटिंग ने GFS और मैप रिड्यूस जो दोनों पेपर गूगल ने रिलीज किए थे उन दोनों की टेक्निक को अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। ये जो प्रोजेक्ट वो जो यूज कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम था अपाचे नट्स प्रोजेक्ट। डफ कटिंग एंड माइक कैफरेला जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट का नाम था अपाचे नट्स प्रोजेक्ट। तो वो भी बेसिकली इंटरनेट रिलेटेड ही था। ये जो नट्स प्रोजेक्ट है, नट्स जो मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, वेब क्राउलर, so it is related to web crawlers, how search engine deals with large data, and how search engine search from the web or from the huge amount of data, that is related to nudge project। तो डफ कटिंग और माइक कैफरेला ने क्या किया, गूगल ने जो दो पेपर प्रोड्यूस किए थे GFS और मैप रिड्यूस के ऊपर, वो दोनों के दोनों पेपर बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहे थे कि भाई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है, डेटा सेट है, उसे कैसे प्रोसेस करना है, ये दोनों पेपर में गूगल ने डिस्क्राइब किया हुआ था। तो ये दोनों पेपर का रेफरेंस लेके डफ कटिंग और माइक कैफरेला ने अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया इन 2005। इन 2006, डफ कटिंग फाउंड सम लिमिटेशन इन नच एंड जॉइंड याहू अलोंग विद नच। अब देखिए, डफ कटिंग जो अपाचे के साथ काम कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि नच प्रोजेक्ट में उन्हें जो कुछ लिमिटेशन मिल रही, तो उन्होंने क्या किया, अपाचे नच प्रोजेक्ट को अपने साथ ही मतलब याहू में शिफ्ट कर दिया। वो याहू से ज्वाइन हो गए और वहां पे अपना काम स्टार्ट कर दिया। Then 2007, Duff Cutting split out the distributed component part from Nudge and created Hadoop। अब उन्होंने जो नज प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रहे थे, तो उस कंपोनेंट में जो भी लिमिटेशंस उन्होंने फाइंड की थी, उस लिमिटेशंस को रिमूव करके उन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट, मतलब जो भी प्रोसेसिंग पावर चाहिए हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में आप बात करें, तो उनको बना के उन्होंने क्या बनाया, हडूप। अब देखिए ये हडूप नाम कैसे आया है हम आगे देखेंगे। मतलब उन्होंने ये नाम और मतलब ये किसके लिए ये बनाया है, तो ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, फिर 2008 में क्या होता है, जनवरी 2008 में याहू सक्सेसफुली टेस्टेड हडूप ऑन 1000 नोड क्लस्टर। देखिए याहू ने अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मतलब एक टेस्टिंग प्रोटोटाइप जिसे बोलते हैं हम,
टेक्निकल वर्ड में। तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप डिफाइन किया और प्रोटोटाइप उन्होंने 1000 नोड के ऊपर 1000 नोड का जो एक क्लस्टर था उसमें एक टेस्टिंग किया और वो सक्सेसफुल रहा हडूप का। जनवरी 2008 में याहू ने सक्सेसफुली टेस्ट किया हडूप के ऊपर और जुलाई 2008 में याहू ने रिलीज किया क्या हडूप एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट टू एएसएफ। एएसएफ का फुल फॉर्म है अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। याहू ने अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के लिए हडूप का जो ओपन सोर्स है उसे रिलीज किया आफ्टर 6 मंथ। फिर 2009 में Hadoop was successfully tested to sort a PB पेटाबाइट। पेटाबाइट क्या है ये अगर आपको जानना है तो प्रीवियस लेक्चर मैंने YouTube में डाला है, वो आप देख लीजिए। बिग डेटा के ऊपर मैंने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें आप सबको पता चल जाएगा। पेटाबाइट मतलब हम जो बात करते हैं बीट्स, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, ठीक है, ये सब आप पुराने हो गए। मतलब पुराने मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के बारे मतलब आज के दिन अगर हम जीबी की बात करें, एमबी की बात करें तो मतलब वो छोटे से छोटा यूनिट हो गया है डेटा के लिए। अभी जो रिसेंटली जो बात होती है वो हमेशा पेटाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट इन सब के ऊपर बात होती है, ठीक है। तो Hadoop was successfully tested to sort a petabyte of data in less than 17 hours। मतलब 17 घंटे से कम के समय में पेटाबाइट ऑफ डेटा के ऊपर उन्होंने सक्सेसफुली टेस्टिंग कर लिया, ठीक है। फिर 2 साल बाद अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने अपाचे हडूप वर्जन 1.0 को रिलीज किया और 2017 में अपाचे हडूप वर्जन 3.0 लॉन्च हुआ। तो ये एक रोड मैप हो गया हडूप और मैप रिड्यूस का। मतलब इसे हम बोल सकते हैं कैसे हडूप मतलब टेक्निकली कैसे लॉन्च हुआ, मतलब उसकी हिस्ट्री से लेके 2017 3.0 हडूप वर्जन जब तक लॉन्च हुआ, मतलब उसका सारा पाथ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए हाँ, ये जो यहाँ पे आप 2 पिक्चर देख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज अबाउट लोगो ऑफ हडूप। लोगो में अगर आप देखेंगे तो एक स्मॉल एलिफेंट, येलो कलर का एलिफेंट दिया गया है। नीचे जो सेकंड पिक्चर दिया गया है, ये जो हम बात कर रहे हैं डफ कटिंग की, ये है हडूप के फाउंडर और उनके हाथ में अगर आप देखेंगे तो येलो कलर का एक स्मॉल टेडी बियर टाइप का एलिफेंट है। ये इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब हडूप नाम कैसे उन्होंने सोचा, तो उनका 2 साल का बेटा खेल रहा था, वो बोलना सीख रहा था, तो वो इस अपने जो ये टेडी बेयर है एलिफेंट येलो कलर का, उससे बहुत लगाव था उसे। तो वो जब बोलना शुरू हो रहा था, वो बोलना सीख रहा था, तो वो अपने इस स्मॉल टेडी बेयर एलिफेंट है उससे वो बोलता था हडूप। तो डफ कटिंग ने यही वर्ड पकड़ा और अपने जो मतलब ये जो फ्रेमवर्क है, आर्किटेक्चर है, उसे यही नाम दे दिया गया हडूप। जब भी आप गूगल में सर्च करेंगे, हडूप इमेजेस में सर्च करेंगे तो आपको ये येलो कलर का स्मॉल एलिफेंट है वो आपको एज अ लोगो आपको दिखाई देगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं मैप रिड्यूस के ऊपर। मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर है, मतलब एक फ्रेमवर्क है बिग डेटा के साथ डील करने के लिए, ठीक है। मैप रिड्यूस ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक अभी अगर आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग में पाइथन है, तो पाइथन में भी आप बना सकते हैं, जावा में भी बना सकते हैं, सी शार्प में बना सकते हैं, सी प्लस प्लस में बना सकते हैं। मतलब किसी भी मतलब पोर्टेबिलिटी, जो लैंग्वेज पोर्टेबिलिटी है वो मैप रिड्यूस दे रहा है, ठीक है। चलिए मैप रिड्यूस क्या है वो देखते हैं। इट इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल for processing and generating large data sets on clusters of computers। ठीक है, जो हमने पहले बात की वही यहाँ पे एक डिफाइन किया गया है। इट इज अ प्रोग्रामिंग मॉडल इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल फॉर प्रोसेसिंग एंड जनरेटिंग लार्ज डेटा सेट्स ऑन क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आगे देखेंगे, एक एग्जांपल भी देखेंगे कैसे वर्क करता है मैप रिड्यूस, उसमें आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। Google first formulated the framework for the purpose of serving Google's web page indexing, and the new framework replaced earlier indexing algorithm। ये जो indexing की यहाँ पे बात हो रही है वो अगर आप डिटेल में जानना चाहे तो देख सकते हैं इंटरनेट पे।
पर जो पहली स्लाइड में मैंने बात की थी वेब क्राउलर्स की, तो वेब क्राउलर्स भी क्या करते हैं, वो एक अर्लियर मेथड थी जो सर्च इंजन के लिए यूज होती थी। मतलब कोई भी यूजर कहीं पे अगर गूगल में सर्च कर रहा है और गूगल में कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस सर्च कर रहा है, तो वेब क्राउलर्स क्या करते थे, गूगल के सर्वर में जो भी डेटा जहां भी पड़ा होता है, तो वहां से उसे कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करके यूजर को वो सर्च करके रिजल्ट देते थे। अगर अभी के लिए हम गूगल में कोई भी सर्च करेंगे तो विथ इन अ मिली सेकंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब जो पहले स्पीड थी वो अभी कई सारी इंक्रीज हो चुकी है सर्चिंग के लिए भी, इंडेक्सिंग के लिए भी, ठीक है। MapReduce runs on a large cluster of commodity machines and is highly scalable. It has several forms of implementation provided by multiple programming languages like Java, C Sharp and C++। ये जो मैंने आपको पहले बताया वही लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now this is a basic diagram of MapReduce framework। देखिए MapReduce जो नाम है वो दो वर्ड्स को ज्वाइन करके नाम दिया गया है, दैट इज मैप एंड रिड्यूस, ठीक है। ये जो जनरल डायग्राम हमने दिया है ये वही बताता है कि भाई MapReduce का वर्क कैसे होता है। मैप और रिड्यूस के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक अलग प्रोसेसिंग स्टेप दिया है जिसे नाम दिया गया है शफल। शफल एक्चुअली मैपरेड्यूस फ्रेमवर्क अगर आप पढ़ेंगे तो कई जगह पे आपको ये तीनों स्टेप्स अलग अलग दिए गए हैं। कई जगह पे मैप अलग है और शफल और रिड्यूस को एक ही स्टेप में दिया गया हुआ है, ठीक है। तो मैप के अंदर क्या होता है, शफल के अंदर क्या होता है और रिड्यूस के अंदर क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिससे आपको इजीली पता चले कि ये फ्रेमवर्क कैसे वर्क करता है, ठीक है। चलिए पहले समझ लेते हैं मैप और रिड्यूस का काम क्या है। मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क हैज टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज मैप एंड द सेकंड पार्ट इज रिड्यूस। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट मैप स्टेज। Map stage is the crucial step in the MapReduce framework. Mapper will give a structure to the unstructured data। देखिए पहले ही मैंने बताया था कि डेटा जो जनरेट होता है आज की तारीख पे, जो भी इंटरनेट पे डेटा जनरेट होता है वो कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है। बेसिकली आप किसी भी डेटा को तीन कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो भी डेटा जनरेट होता है वो तीन कैटेगरी में हो सकता है, या तो वो स्ट्रक्चर डेटा है, या तो वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है, और या तो वो अनस्ट्रक्चर डेटा है। वर्स्ट केस में हम ये मान लेते हैं कि कोई भी डेटा जो जनरेट होता है वो क्या होता है, किस फॉर्मेट में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा होता है। तो सबसे पहले उसे डिफाइन करने के लिए अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है अगर उसे हमें प्रोसेस करना है तो सबसे पहले अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से हमें उसे किस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैप स्टेज, यहाँ पे जो मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क है उसका जो पहला स्टेज है मैप, तो उसका मेन टास्क क्या है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसे किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट डेटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो भी डेटा जनरेट होता है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपको मिलता है, दैट मीन्स की वैल्यू पेयर में आपको वो डेटा जनरेट होके मिलता है। तो एक यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया गया, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पीसी में या लैपटॉप में कहीं भी, मतलब पूरी हार्ड डिस्क में जहां भी म्यूजिक फाइल्स डिफाइन की है तो उसे आप जेनर के फॉर्मेट में डिफाइन, मतलब जेनर के हिसाब से आप उसे डिफाइन करना चाहते हैं। मतलब डिवोशनल सॉन्ग कौन से, लव सॉन्ग्स है, सैड सॉन्ग्स है, डिस्को सॉन्ग्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया तो वो आप जो भी मैपरिड्यूस फ्रेमवर्क में उसे आप डिफाइन करेंगे तो वो आपको की और वैल्यू पेयर में आपको सारा डेटा है वो डिफाइन करके देगा, ठीक है। आगे देखते हैं रिड्यूस स्टेज। द शफल स्टेज एंड रिड्यूस स्टेज टूगेदर आर कॉल्ड द रिड्यूस स्टेज। देखिए पहले ही मैंने कहा था कि कई जगह पे अगर आप डिफाइन मतलब रीड करेंगे बुक्स या इंटरनेट पे तो आपको शफल अलग से दिया गया है, रिड्यूस स्टेज अलग से दिया गया है और मैप स्टेज अलग से दिया गया है। तो कई जगह पे आपको शफल और रिड्यूस स्टेज टुगेदर मतलब एक साथ दिया गया है, ठीक है। तो रिड्यूस स्टेज में हम बोल सकते हैं कि शफल और रिड्यूस स्टेज है वो दोनों साथ में काम करते हैं, ठीक है। रिड्यूसर, देखिए मैप स्टेज में जो वर्क करता था उसे बोलते हैं मैपर, रिड्यूस स्टेज में जो वर्क कर रहा है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसर, ठीक है।
रिड्यूसर विल टेक द आउटपुट फ्रॉम द मैपर, जो मैप ने जनरेट किया है उसे एज अ इनपुट लेता है एज एन इनपुट एंड मेक द फाइनल आउटपुट एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोग्रामर। मतलब प्रोग्रामर ने अपने प्रोग्राम में जिस फॉर्मेट में उसे डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में रिड्यूसर है वो डेटा को सॉर्ट करके या डेटा को प्रोसेस करके वो आउटपुट जनरेट करके देगा है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था कि फॉर एग्जांपल हमें जो भी डेटा चाहिए वो की वैल्यू पेयर में ही हमें डेटा चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको वो डेटा आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, दिस न्यू आउटपुट विल बी सेव टू द HDFS। नाउ HDFS का फुल फॉर्म है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, हडूप फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमने मैप रिड्यूसर का यूज किया है और जो भी फाइल फॉर्मेट होगा उसका नाम हम देते हैं HDFS, दैट इज हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल system. The reducer will take all the key value pairs from the mapper and checks the association of all keys with value. All the values associated with a single key will be taken and it will provide an output of any number of key value pairs. अब इसको समझने के लिए हमें एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस एग्जाम्पल से आपको सब पता चल जाएगा कि मैपर का काम क्या है, शफलिंग का काम क्या है और रिड्यूसिंग का काम क्या है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने कई सारे वर्ड्स इनपुट में दिए हैं, मतलब डियर, बियर, रिवर, कार, कार, रिवर, डियर, कार, बियर, इसे हम एज ए इनपुट देते हैं। तो सबसे पहला स्टेज मैप रिड्यूस में कौन सा आता है? स्प्लिटिंग का, मतलब जो भी सेंटेंस है उसे हम स्प्लिट कर देते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है डियर, बियर, रिवर, तो इसे हमने स्प्लिट कर दिया। कार, कार, रिवर, उसे स्प्लिट कर दिया। डियर, कार, बियर, उसे हमने स्प्लिट कर दिया। ये जो स्प्लिटिंग का स्टेज है वो कहाँ पे होता है? बिफोर मैप। ठीक है, बिफोर मैप। अब जो मैप स्टेज हम बता रहे थे मैप रिड्यूस में, जो हमने पहला स्टेज देखा था कि भाई मैप का काम मतलब मैपर का काम क्या है, तो वो क्या करता है? देखिए फर्स्ट सेंटेंस एज अ इनपुट वो लेता है और सभी वर्ड को काउंट करता है। देखिए ये जो सेंटेंस हमने दिया है तो उसमें डियर कितनी बार है? एक बार। बियर कितनी बार है? एक बार। रिवर कितनी बार है? एक बार। ठीक है, मतलब जो पूरा सेंटेंस था उसे पीसीस में कट कर दिया। ठीक है, एक अलग अलग वर्ड में उसने डिफाइन कर दिया। उसी के हिसाब से देखिए दूसरा सेंटेंस कार, कार, रिवर, तो उससे भी वर्ड में डिफाइन कर दिया। कार एक बार है, कार एक बार है, रिवर एक बार है। ठीक है, डियर, कार, बियर, डियर एक बार, कार एक बार और बियर एक बार। ठीक है, तो ये काम हो गया मैपर का। जो फर्स्ट स्टेज मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में हमने जो बताया था उसका नाम था मैप स्टेज, और मैप स्टेज में जो काम होता है यहाँ पे आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है। ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एक बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है और बेसिक एग्जांपल है मैप रिड्यूस को समझने के लिए, हडूप को समझने के लिए। ये मतलब ये जो क्या हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं कि मतलब जो भी यूजर सेट ऑफ वर्ड्स देगा तो उसे उसमें से हमें डिफाइन करना है कि वर्ड काउंटिंग कितनी बार है, मतलब एक वर्ड कितनी बार आता है। जो आउटपुट अगर आप इनपुट आप देखिए, आउटपुट आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। मतलब बियर कितनी बार है? 2। कार कितनी बार है? 3। डियर वर्ड कितनी बार है? 2। रिवर वर्ड कितनी बार है? 2। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट है। और इनपुट और आउटपुट के बीच में जो ये सारा प्रोसेस हो रहा है वो सारा प्रोसेस कौन कर रहा है? मैप रिड्यूस। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? स्प्लिटिंग होता है सेंटेंस का। मैप में क्या होता है? जो स्प्लिटिंग सेंटेंसेस है उसे हम वर्ड में स्प्लिट करते हैं, देखिए यहाँ पे, और उसे काउंटिंग दे देते हैं। मतलब की वैल्यू पेयर जो हमने बताया था, की वैल्यू पेयर में यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया मैप स्टेज का आउटपुट। देखिए मैप स्टेज का आउटपुट, उसके बाद क्या आता है? शफलिंग। शफलिंग मतलब व्हाट के जितने भी वर्ड्स है उसे वो कलेक्ट करेगा, जो सेम वर्ड है उसे वो कलेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो मैपर ने जो फर्स्ट पोर्शन में यहाँ पे दिया तो वो उसमें बियर एक बार आता है, तो बियर में देख अब दूसरे सेंटेंस में बियर जहां भी होगा तो वो बियर वहां से जाएगा। देखिए यहाँ से बियर जाता है, देखिए तो एक बियर यहाँ पे है, एक बियर यहाँ पे हो तो दोनों यहाँ कलेक्ट हो गए, बियर वन, बियर वन। उसी के हिसाब से कार, तो कार सेकंड में 2 बार है, मतलब दोनों के बार कार यहाँ पे एरो जाता है, तो और तीसरे ब्लॉक में भी कार है तो वो यहाँ पे जाता है। उसी के हिसाब से डियर, तो डियर फर्स्ट ब्लॉक में भी डियर है, सेकंड में नहीं है और थर्ड ब्लॉक में भी है, तो यहाँ पे देखिए 2 एरो आपको मिलेंगे।
रिवर, तो रिवर सेकंड ब्लॉक में है, फर्स्ट ब्लॉक में है, तो फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में से दोनों एरो आपको यहाँ पे जाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो शफलिंग का मतलब अब आप सबको समझ में आ गया होगा। शफलिंग मतलब जो सेम वर्ड है उसे हम सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम आप सबने पढ़ा ही होगा। सॉर्टिंग मतलब जो एक जैसे वर्ड है उसे हम एक साथ सॉर्ट करते हैं और एक साथ कलेक्ट करते हैं। देखिए, बियर वर्ड आ गया, कार वर्ड आ गया, डियर आ गया और रिवर आ गया। चारों के चारों वर्ड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये काम हुआ शफलिंग का। सबसे पहले क्या था, इनपुट दिया था सेट ऑफ वर्ड्स, स्प्लिटिंग किया, सेंटेंसेस के हिसाब से उसे स्प्लिट कर दिया, फिर सेंटेंसेस में से वर्ड्स को सेपरेट कर दिया गया, फिर मैपिंग में से शफलिंग स्टेज में जाते हैं। तो शफलिंग क्या करता है, जो सेम वर्ड है वो कितनी बार आता है उसे कलेक्ट करता है, मतलब जितने भी वर्ड्स है उसे एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा शफलिंग, ठीक है। अब फाइनली जो रिड्यूसिंग का काम है वो क्या है, वो सिर्फ काउंट करना ही। देखिए, सब मतलब क्या बोलते हैं, सब वर्ड अलग अलग हो गए हैं,